हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। आज मैं आप लोग का एक मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा। एक्चुअली एक दो मुद्दों पे बात करने से पहले मुद्दा ये कि द हिंदू में जो डेली आर्टिकल आता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम उसको पूरा कवर करने जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से 11 से 12 बज जाएगा मुझे लेक्चर लाने में, और भी ज्यादा हो सकता है। और दूसरा इशू ये है कि वीडियो फिर 1 से 2 घंटे के बीच में बनेगी, बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आज आप लोग को पता है हिंदी की लैंग्वेज इतनी टफ है, उसके बाद उसको पढ़ना समझना, उसके बाद फिर अपनी लैंग्वेज में उसको टाइप करना, फिर उसका स्टैटिक पोर्शन देखना। इस वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर तो कवर करते हैं, उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो ये करंट अफेयर कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके आप मेरे ऊपर छोड़ दें। करंट अफेयर आपका एग्जाम से पहले पूरा कवर होगा, ये मेरी जिम्मेदारी, उसको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस भरोसा रखिए, वो सब हो जाएगा। तो आप ये किसी दिन नहीं बोलिए कि सर ये आर्टिकल कवर नहीं हुआ या वो आर्टिकल कवर नहीं, वो हो जाएगा। क्योंकि संडे में देखिए कोई एडिटोरियल नहीं आता हिंदू का, तो हम उस दिन उसको कवर कर सकते हैं। या किसी दिन मान लीजिए रिपीटेड आर्टिकल आ गया, जैसा भी आज ही है कि मणिपुर के बारे में फिर से आ गया। तो मणिपुर के बारे में मैंने अच्छे से पूरा इतिहास से लेकर के अब तक उसके बारे में डिस्कस करके रखा हुआ है, उसका लेक्चर अपलोड किया था। तब फिर से उसी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते ना। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन हो गया, रोज रोज उसी के बारे में आर्टिकल आता है, कोई ना कोई आर्टिकल छप ही जाता है, तो हम रोज रोज उसको डिस्कस नहीं कर सकते। अगर वही सब डिस्कस करेंगे तो नई चीज कब डिस्कस करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि लेक्चर को 2 वे में रखें। 2 वे से क्या मतलब है? 2 वे से मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए जैसे ये लेक्चर अपलोड हुआ, अब इसके बाद आप लोग सुनते हैं तो इसमें जो भी कमी लगे, आपको लगे कि यहाँ पे कोई चीज कम रह गई, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको बताएं कि सर यहाँ पे ये चीज जोड़ी जा सकती थी, यहाँ से ये चीज हटाई जा सकती थी, या यहाँ पे आवाज स्लो आ रही है, या ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। इस तरीके कोई भी चीज जो आपको लगती है तो उसका सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आइए देखते हैं आज का पहला न्यूज क्या है। ये कनाडा में खालिस्तानी समर्थक। अब इसका मुद्दा क्या है? कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा एक झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया। यह झांकी खालिस्तान समर्थकों द्वारा वार्षिक रूप से ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के विरोध प्रदर्शन की याद में रखी गई परेड के दौरान की गई थी। कनाडा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने नाराजगी जताते हुए इसे मत लेने के एक उपकरण के रूप में बताया, क्योंकि कनाडा में 8 लाख सिख हैं। इसके पहले 2020 में किसान धरना प्रदर्शन में भी इस तरह के मुद्दे देखने को मिले थे, जिसके बाद कनाडा के उच्चायुक्त को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाया गया था। अब यहाँ पे हुआ क्या है? जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था 1984 में चलाया गया था, ये क्या था? तो जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, वहां पे भारतीय सेना का प्रवेश कराया गया। किसके द्वारा? तो ये कराया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। क्यों? तो वहां पे आतंकवादी छुपे हुए थे, उनको हत्या के लिए, उनको मारने के लिए एक प्रवेश कराया गया था। तो इसी को लेकर के कुछ सिख समुदाय से जो लोग थे वहां पे स्थानीय, उन्होंने इसका विरोध किया कि मंदिर में, ये मंदिर एक पवित्र जगह है, यहाँ पे सेना कैसे घुस सकती है और यहाँ पे हत्याएं कैसे की जा सकती है? मंदिर तो भगवान का घर है, वहां पे कैसे किसी को घुसाया जा सकता है? वहां पे हत्या, भगवान के घर पे ही हत्या, ये ठीक बात नहीं। और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ धर्म कितना सेंसिटिव मामला है, कितना संवेदनशील मामला है। तो इसी को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसी विरोध प्रदर्शन को याद करने के लिए ये लोग यहाँ पे कनाडा में एक रैली आयोजित किए थे, जिसमें ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो अभी इसको लेकर के विदेश मंत्री हमारे जो भड़क गए हैं, और यहाँ पे भी कुछ राजनीतिक पार्टियां जो ये मांग करने की कनाडा ने हमारा अपमान किया, इसको हमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारे देश से माफी मांगनी चाहिए, हमारे देश का अपमान है। और ये लोग 2020 में भी कनाडा की ऐसी एक हरकत सामने थी, जब किसान का धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उस पर भी इन लोगों ने कमेंट किया था। वो हमारा आंतरिक मामला, हम चाहे जैसे निपटे, कोई बाहर वाले इस पे कमेंट क्यों करेगा? तो इसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी की भी नाराजगी हुई थी, और उन्होंने कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाया था चाय पानी के लिए नहीं बुलाया था, ये समझाने के लिए बुलाया था कि ये सारी चीजें क्या, और इसको रोकिए, इस पे ध्यान दिया जाए, अन्यथा दोनों देशों के जो संबंध है बिगाड़ हो सकता है। वही सारी चीजें थी। आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी अस्थायी समिति की 8वीं बैठक हुई है। कौन से क्रम की हुई है? तो 8वीं हुई है। कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये आर के सिंह ने की है। आर के सिंह कौन है? तो हमारे यहाँ के केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा मंत्री हैं। और ये फ्रांस जो है इसका सह अध्यक्ष था, यानी 2 लोगों ने साथ में मिलकर की है। कौन? फ्रांस प्लस भारत, इन दोनों ने अध्यक्षता की है। इसमें कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई है, कुछ बातें बताई है इन्होंने, जो आर के सिंह है, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है संचयी वैश्विक सौर पीढ़ी क्षमता पिछले दशक से लगभग 942 गीगावाट तक पहुंच गई है। यानी पिछले 10 सालों में, दशक क्या तो 10 सालों में ये कितना पहुंच गया? तो 942 गीगावाट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सौर पीढ़ी बाजार ने 2021 में लगभग 175 गीगावाट की कुल नई क्षमता स्थापना के साथ अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्रीक को कायम रखा है। यानी 2021 में कुल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना से कितना गीगावाट एनर्जी जनरेट हुई है? तो वो ये 175 गीगावाट। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ग्राह्य सौर परियोजनाओं के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए क्या है? तो ये सौर वित्त सुविधा, यानी जो सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं हैं उसको लागू करने के लिए कौन वित्त देता है, या उसकी सहायता के लिए कौन सा चीज बनाया गया? तो ये सौर वित्त सुविधा बनाया गया। सोलर एक्स ग्रांड चैलेंज, ये आप देख रहे हैं इसके नाम में ही है, सोलर एक्स ग्रांड चैलेंज, विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और निवेशकों तक पहुंच प्रदान करने में मदद के लिए सौर स्टार्टअप्स, यानी जो सौर ऊर्जा से जुड़े स्टार्टअप्स हैं, उसकी कंपनियां हैं, के इंक्यूबेशन में मदद के लिए सोलर एक्स ग्रांड चुनौतियों, विनिर्देशकों और मानकों का विकास करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्रों और उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र। ये क्या है? संसाधन केंद्र, यानी जहां पे रिसर्च किया जाएगा, ऐसा एक केंद्र बनाया जा रहा है। किसके लिए? तो परीक्षण के लिए और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में सरकार और निजी क्षेत्र की मदद करने के लिए सूचना केंद्र के रूप में सहायता प्रदान करना और विद्युत की वैश्विक पहुंच हासिल करने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल सहित आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहलों द्वारा किए गए योगदान के बारे में भी जानकारी दी। यानी इसमें और किस मुद्दे पे बात की तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है, उसके अलावा आईएसए के अन्य पहल जो है उसके बारे में इसमें जानकारी दी। आर के सिंह ने इसके बारे में चर्चा की। श्री आर के सिंह ने कहा कि यह संगठन किस किस क्षेत्र में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको देखेंगे, कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन, बैटरी भंडारण, हीटिंग और कूलिंग और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विविध क्षेत्रों में सौर अनुप्रयोग को कवर करते हुए अपने 9 कार्यक्रमों के माध्यम से एक हरित और अधिक टिकाऊ दुनिया में अपने महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखेगा। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। उसका फायदा ये होगा कि आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तब वहां पे आप कोट करेंगे इसको कि हमारे विद्युत मंत्री जो है और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है आर के सिंह ने अब इस बैठक के दौरान ये बात कही थी कि इस क्षेत्र में सौर संगठन जो है आईएसए जो है वो काम करेगा। तो इससे आपका आंसर राइटिंग जो होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, जो एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप इंटरव्यू में बोलते तो आप किसी का रेफरेंस लेके बोलेंगे, अभी ये हमारे मंत्री इसका रेफरेंस लेके बोलेंगे कि इस क्षेत्र में काम करेगा तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। देख लेते हैं थोड़ा सा आईएसए के बारे में, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती बढ़ाने के लिए एक सहयोगी मंच है। इसका स्थापना कब की थी? तो 30 नवंबर 2015 भारत प्लस फ्रांस ने साथ मिलकर के की थी। कौन कौन से 2 देश थे? तो ये थे भारत प्लस फ्रांस, सॉरी भारत प्लस फ्रांस कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है यार बोलते बोलते, जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी ऐसे निकल जाता है, सॉरी उसके लिए माफ करिएगा। कब की गई थी? तो 30 नवंबर 2015 में की गई थी। ये कहाँ पे की थी? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था ना, वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी 9 देशों के द्वारा। ये 93 सदस्य देशों और 115 हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और ये पहला और एकमात्र संगठन है जिसका हेडक्वार्टर जो है, जिसका मुख्यालय जो है हमारे भारत में है। कहाँ पे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। यह संगठन विशेष तौर पर कम विकसित देशों एलडीसी लीस्ट डेवलप कंट्रीज और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में श्रेणीबद्ध देशों में कार्य करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। यानी विशेष रूप से कहाँ कार्य करता है? तो कम विकसित देश हैं और द्वीपीय देश जो है वहां पे अच्छे लेवल पे काम करता है, यानी विशेष ध्यान इसका यहीं पे रहता है। कभी कभी यूपीएससी में स्टेटमेंट देकर के इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विशेषता ये किस क्षेत्र पर ध्यान देकर के काम करेगा, तो इसको आप याद रखेंगे। आईएसए अपने टूवर्ड्स 1000 रणनीति यानी टूवर्ड्स 1000 रणनीति से निर्देशित है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना। 2030 तक क्या करना है? तो सौर ऊर्जा का जो समाधान क्षेत्र है, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र, उसमें कितना 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। नेक्स्ट क्या है? तो इसके उद्देश्य में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करते हुए 1000 मिलियन लोगों को ऊर्जा पहुंचाने के साथ 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता की स्थापना करना। यानी ये जो टूवर्ड्स 1000 नीति है इनकी, उसके तहत क्या क्या करेंगे? तो 2030 तक पहले तो 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या है? तो 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना करेंगे। यह गठबंधन प्रतिवर्ष 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक सौर उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद करेगा। यानी इनकी जो 1000 रणनीति है, टूवर्ड्स 1000 रणनीति, इसके तहत 4 पॉइंट है। कौन कौन से? पहला हो गया 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठा करना, दूसरा होगा 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना, तीसरा होगा 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना और चौथा हो गया 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक सौर उत्सर्जन में कमी लाना। ये सब कब तक होंगे? तो 2030 तक का टारगेट है। नेक्स्ट आर्टिकल है नाइजीरिया के बारे में। अभी वहां पे हाल ही में नए राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तो इस वजह से वो चर्चा में यहाँ पे देख सकते हैं आप। नाइजीरिया ये नाइजर हो गया, ये दोनों अलग अलग है, नाइजर और नाइजीरिया। यहाँ पे चाड हो गया, एक यहाँ पे कैमरून हो गया, ये इक्वेटोरियल गिनी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गुयना है, इसको आप देख सकते हैं, ये लोगोस, बेनिन। कभी भी आप मैप देखिए तो उसके आसपास का क्षेत्र जरूर देखिए। आइए देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नाइजीरिया नए राष्ट्रपति, पुरानी समस्याएं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं 29 मई 2023 अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या तथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस चुनाव में शक्ति का हस्तांतरण समान तरीके से हो गया, जिसमें बोला अहमद टिनीबू, यहाँ के कौन नए राष्ट्रपति चुने गए? तो बोला अहमद टिनीबू चुने गए। यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लिखा गया कि हस्तांतरण समान तरीके से हो गया? क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि जो अफ्रीकी देश वहां पे अक्सर सैन्य तख्ता पलट हो गया, या जो सत्ता में आएगा वो 20-20 साल 50-50 साल वहां से जाने नहीं चाहता है, तो वहां पे जो सत्ता हस्तांतरण बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया। यहाँ पे मुद्दे तथा समस्याएं क्या है नाइजीरिया में? नाइजीरिया नेतृत्व इस तेल समृद्ध तथा उपजाऊ देश के सामाजिक आर्थिक हालत समझने में असक्षम रहा है, जो अपने सक्षम उद्यमियों तथा पेशेवरों के लिए जाना जाता है। नाइजीरिया किसके लिए जाना जाता है? तो सक्षम उद्यमियों तथा पेशेवरों के लिए, यानी वो अपने काम में पेशेवर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नाइजीरियाई नेतृत्व था, यहाँ पे जो लीडरशिप जो थी, वो लोग इस चीज को समझने में असफल हो गए
कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ के क्षेत्र क्या चाहते हैं, यहाँ को कैसे लेकर के चला जाए, कैसे डेवलप किया जाए, इस चीज को समझने में वो लोग सक्षम साबित हुए हैं। स्थानीय सुरक्षा, उच्च बेरोजगारी दर तथा भ्रष्टाचार ने लंबे संकल्पों की अवज्ञा की। यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं, तो स्थानीय सुरक्षा हो गई, उच्च बेरोजगारी दर हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं। नाइजीरिया में विश्व के सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, यानी विश्व में सबसे अधिक बीपीएल वाले कहाँ पे हैं, तो ये नाइजीरिया में ही है। बीपीएल क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग। तथा बच्चे स्कूलों से बाहर रहते हैं, अर्थात शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं। स्कूलों के बाहर रहने का मतलब ये नहीं कि वहां पे टेंट लगा करके या वहां पे कैंप लगा करके रहते हैं, वहां पे मतलब ये है कि वहां पे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते रहे, शिक्षा नहीं मिल रही उनको सही तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है असुरक्षा, वहां पर विशेष मुद्दा बना हुआ है, जैसे कि बोको हराम नरसंहार, यानी बोको हराम में जो नरसंहार हुआ था, यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया गया था लोगों का, सरेआम हत्याएं की जा रही थी, फिरौती के लिए सामूहिक अपहरण, खून जातीय संघर्ष तथा क्षुद्र डकैती आदि सामान्य बात है यहाँ पे नाइजीरिया के लिए। विभिन्न प्रयासों के बाद विद्युत उत्पादन कितना पहुंचा, तो लगभग 4 गीगावाट पर ही अटका हुआ है, यानी इतने सारे प्रयास करने के बाद भी यहाँ पे विद्युत उत्पादन पूरे देश का कितना 4 गीगावाट है, जो कि दिल्ली का आधा भी नहीं है। तेल रिफाइनरियों पर $25 बिलियन खर्च करने के बाद भी ये लोग अपनी क्षमता का कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, तो 30% ही प्रयोग कर पा रहे हैं, यानी इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी जो उनकी तेल क्षमता है उसका ही 25% ही प्रयोग कर पा रहे हैं, सॉरी 30% ही, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे। जबकि कम से कम मान लीजिए 100% तो कोई नहीं करता, लेकिन कम से कम 70 से 80% तो करना चाहिए, इतना भी नहीं हो पा रहा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, यहाँ पे कौशल की दिक्कत है, कौशल टेक्नोलॉजी इस तरीके की समस्याएं, इसकी वजह से लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इन्हें तेल निर्यातक देशों से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने पर मजबूर करता है। जाहिर सी बात, अगर इनके यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकलते तो उसको बनाते भी ये लोग, लेकिन जब वहां से तेल ही नहीं निकाल पा रहे तो पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से बनाएंगे, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। कच्चे तेल तथा संबंधित चीजों की चोरी देश को वार्षिक रूप से $5 बिलियन का नुकसान पहुंचाती है। जो यहाँ पे कच्चा तेल होता है इसकी भी चोरी की जा रही है। बताइए, सरकार की संपत्ति मानी, सरकार से मतलब क्या है कि जनता की संपत्ति मानी जाती है, लेकिन वही लोग यहाँ पे इसकी चोरी कर रहे हैं, उसका कितना खामियाजा कितना पड़ रहा है देश को, तो हर साल लगभग $5 बिलियन का नुकसान हो रहा है। नाइजीरिया की रिकवरी वसूली, रिकवरी की हिंदी में वसूली कहते हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था बट इसलिए मैंने रिकवरी ही लिख दिया था यहाँ पे, फिर मैं सोचा यार हिंदी में अभी कोई बोलेगा कि हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा, इस वजह से फिर उसको लिख दिया। तो बेहतर होगा कि आप रिकवरी ही यूज करें, लेकिन अगर आपको यूज ही करना है, हिंदी ही लिखना, तो वसूली लिख सकते हैं। तथा सतत विकास, इसके कई संपत्तियों के आगे आने पर ही संभव, यानी इसको कई पहलुओं पर काम करना होगा, इसको कई सारे लेवल पर लेकर के चलना होगा, तभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। नाइजीरिया के पास सक्षम नागरिक सेवा है, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। यहाँ पे ये बताया कि नाइजीरिया के पास लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे तरीके के सिविल सेवक वहाँ पे पाए जाते हैं, और इसे सुरक्षा मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए तथा राजनीतिक अभिजात वर्ग को इसमें सहयोग करना चाहिए। वहाँ पे जो राजनीतिक अभिजात वर्ग है, पॉलिटिकली जो मजबूत लोग हैं, वो लोग सिर्फ अपने सत्ता के पीछे पड़े थे कि उनको सत्ता में आने, उनको सत्ता चाहिए बस, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं, देश कहाँ जा रहा है, वहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसको सुधार करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, तो नाइजीरिया के उद्यमी वर्ग को इसका हाथ थामना चाहिए, जो यहाँ पे बिजनेसमैन है उनको सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे जो अनौपचारिक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, अनौपचारिक क्षेत्र से क्या मतलब है, जिनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, ऐसे काम करने वाले, जैसे कि पानी पूरी बेचने वाले हो गए, रेहड़ी पे काम करने वाले हो गए, या डेली वर्कर्स हो गए जो रोज कमाते खाते मजदूरी करने वाले, इस तरीके के लोग जिनका ना तो टाइम फिक्स है और ना सैलरी फिक्स है, को आर्थिक विकास में सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरा, नाइजीरिया एक युवा समाज है। नाइजीरिया क्या है, तो एक युवा समाज है, जैसे हमें अभी भी हम यंग कंट्री में आते हैं, जिसकी माध्य औसत आयु कितने, तो 18.3 वर्ष है। वे सख्ती से अच्छी शिक्षा, योग्यता तथा रोजगार चाहते हैं। नाइजीरिया के पास वृहद स्तर पर उर्वर भूमि, सिंचित भूमि है, और कृषि क्षेत्र पर फिर से ध्यान देने से देश को खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता है। यानी इनके पास जो है भूमि अच्छी खासी है, सिंचित भी है, सिंचाई के साधन भी हैं, वहां पे सिंचाई आसानी से की जा सकती है, और यहाँ पे जो भूमि उपजाऊ भी है, लेकिन ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे इस पे, कृषि वाली चीजों पे ध्यान नहीं दे। अगर कृषि वाली चीजों पे ध्यान देंगे, कृषि कार्य करेंगे, तो इससे क्या होगा, कम से कम ये लोग अपने जो खाद्य आवश्यकताएं हैं उसमें आत्मनिर्भर बन जाएंगे, उसका आयात नहीं करना पड़ेगा, और जब उसका आयात नहीं करना पड़ेगा तो उसका पैसा जो बचेगा, अब वहां की जो भी मुद्रा हो, उसका जो वो बचेगा, उसकी मनी बचेगी, तो उसको लेकर के किसी और दिशा में काम कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, इस तरीके से कई अलग अलग पहलुओं पे काम कर सकते हैं। अंतिम है कि तेल क्षेत्र निर्यात तथा सरकार के राजस्व का मुख्य साधन है, यानी जो तेल है, कच्चा तेल, वही निर्यात के लिए भी, निर्यात का महत्वपूर्ण स्तंभ है, और राजस्व जो पाती है सरकार के पास जो राजस्व आता है, पैसा आता है, उसका भी यही मुख्य साधन है, तेल ही। तो इस पर और अधिक ध्यान देना चाहिए, इसको और अच्छे तरीके से लेकर के चलना चाहिए। नाइजीरिया की वर्तमान कच्चा तेल उत्पादन क्षमता 1.56 मिलियन बैरल पर डे है। एमबीपीडी क्या है, तो मिलियन बैरल पर डे। अब तेल को किस में नापते हैं, तो बैरल, मिलियन बैरल में नहीं, बैरल पर डे में नापते हैं, तो वही मिलियन बैरल पर डे है 1.56, जो कि इसके तेल निर्यातक देशों के संगठन 1.742 मिलियन बैरल पर डे से कम है। अब ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, वो कितना औसत उत्पादन करती हैं एक दिन में, तो 1.742 मिलियन बैरल। यहीं पे नाइजीरिया कितना कर रहा है, तो 1.56 मिलियन बैरल पर डॉलर कर रहा है।
ये अंतर तेल की चोरी को खत्म करके भरना होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो तेल की चोरी है उससे लगभग $5 बिलियन का नुकसान हो रहा है, तो उसी चोरी को खत्म करने की बात की जा रही है कि अगर उस चोरी को खत्म करिए तो ये अंतर अपने आप भर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नए राष्ट्रपति ने इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए कसम खाई है, यानी ये नए राष्ट्रपति जो है अच्छे लेवल पे लेकर के चलने की बात कह रहे हैं। और ये लागोस गवर्नर थे। लागोस क्या है, वहाँ पे एक स्टेट है जैसे हमारे यहाँ, तो वहाँ पे गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, जो कि नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी है। यानी नाइजीरिया में सबसे अच्छे लेवल पे आर्थिक, जैसे हमारे आर्थिक राजधानी कौन सी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो वहाँ पे ये जो नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी है वो लागोस थी। तथा एक उद्यमी भी है, अभी ये राष्ट्रपति जो है बिजनेसमैन भी थे इनके, तो वह जानते कि और क्या और कैसे करना है। उन्होंने अत्यधिक आवश्यक आर्थिक सुधारों के मामले में कदम उठाने में देरी नहीं की, लेकिन यह राजनीतिक रूप से कठिन था। अब जाहिर सी बात है कि जो आर्थिक सुधार करेंगे, अब उसमें किसी को नुकसान भी होगा, किसी को फायदा भी होगा, तो जिनको नुकसान होगा उसके लिए तो आप अच्छे नहीं होंगे। तो उस तरीके से ये हो सकता है कि राजनीतिक अस्थिरता बन जाए, लोग आपको सत्ता से उखाड़ के फेंक दें, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक रूप से कठिन फैसले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासन संभालते उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रा इनकी क्या है, तो नायरा, इसका अवमूल्यन करता है। अवमूल्यन करने से क्या फायदा होता है, तो इसका निर्यात बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो हमारी मुद्रा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो लोग निर्यात ज्यादा करते हैं। तेल उत्पादों से जुड़े सहायकी को भी समाप्त कर दिया है, जिसकी वार्षिक कीमत $10 बिलियन थी। यानी जो तेल उत्पाद से जुड़े सहायकी थी, सब्सिडी थी, उस पर कितना ज्यादा था हर साल, तो $10 बिलियन था, उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। उस पर सहायता नहीं दी जाएगी, सहायता नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से। इन लंबे समय से आवश्यक व्यवधान डालने वाली चीजों को समाप्त करना नाइजीरिया की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक कठिनाई को दूर करने की उम्मीद जगाता है। कई कारक निकट भविष्य में नाइजीरिया के विश्व तथा भारत के लिए महत्वपूर्ण बनने की भविष्यवाणी करते हैं। नाइजीरिया की जनसंख्या कितना हो जाएगी 2050 तक, तो लगभग दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होकर के कितना 400 मिलियन पार कर जाएगी, ऐसा एक एस्टिमेशन है, संभावना है, जो कि विश्व में चौथे सबसे अधिक हो जाएगी। नाइजीरिया अपने मानव संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधन का कैसे प्रयोग करेगा, ये वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालेगा। ये दो धारी तलवार के जैसा होगा, यानी अब इतनी सारी जनसंख्या हो जाएगी, अगर इसका ठीक तरीके से प्रयोग करेगा तो चाइना के जैसे आगे निकल जाएगा, और अगर ठीक तरीके से प्रयोग नहीं करेगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी। फिर समाज का वही हाल होगा जो बाकी अफ्रीकी देशों का हुआ है। वही यहाँ पे कहा कि दो धारी तलवार, इतनी बड़ी जनसंख्या, इसको अच्छे से टैकल करेंगे तो देश को आगे लेकर के बढ़ जाएंगे, अगर अच्छे से टैकल नहीं करेंगे तो फिर झेलना वहीं पे। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। या तो जनसांख्यिकी लाभांश उठाएगा, या अतिरिक्त और दुर्लभ संसाधनों के लिए सामाजिक हाथापाई और बढ़ जाएगी। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आएगा वो यही कि भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी भारत का इससे कैसे क्या है। यही हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। भारत का भी नाइजीरिया की राजनीतिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो कॉमनवेल्थ, यानी ये लोग कॉमनवेल्थ के सदस्य, कॉमनवेल्थ क्या है, जिस पर अंग्रेजों ने राज किया था, उस सबको मिला करके कॉमनवेल्थ संगठन बनाएगा। सदस्य होने के साथ ही एक बड़े आर्थिक भागीदार भी हैं। 50,000 से अधिक भारतीय मूल के लोग नाइजीरिया में रहते हैं, जो कि गैर अफ्रीकी आबादी में सर्वाधिक है। नाइजीरिया में जो गैर अफ्रीकी आबादी है उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन है, तो भारतीय मूल के लोग। कितने हैं, तो 50,000 है। नाइजीरिया में 135 से अधिक भारतीय कंपनियां काम करती हैं, जो कि देश में दूसरा सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करती हैं। यानी नाइजीरिया में कितने लोग काम करते हैं, तो 135 से अधिक भारतीय कंपनियां। अब इसमें जो ये रोजगार देते हैं वहां के लोगों को, ये दूसरा सबसे अधिक देते हैं। पहला कौन है, तो वो सरकार अभी भी पहला, वहां पे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सरकार ही है वहां पे। नाइजीरिया में भारत का कुल निवेश लगभग $10 बिलियन है। हालांकि भारत नाइजीरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, लेकिन इसमें 2022-23 में 21% की कमी। अब ये बहुत बड़ी कमी है, इस पर हमें सुधार करना है। ये जो अब $11.852 बिलियन रह गया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करना है बताता है कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों का अतीत कितना अच्छा रहा है। नाइजीरिया के 15 राष्ट्रपति में से 6, अब आप ये देख सकते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है कि 15 में से 6 लोग ऐसे थे जो हमारे यहाँ से ट्रेन होकर के गए थे, यानी हम लोग अब राष्ट्रपति का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसा है कि 15 में से 6 जो थे राष्ट्रपति वहां के, हमारे यहाँ से डिफेंस के क्षेत्र में ट्रेनिंग लेकर के गए थे। रक्षा मंत्री के द्वारा दोनों देशों के संबंध में फिर से सुधार लाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा ट्रेन हादसा है। ये आर्टिकल है, ये द हिंदू में आज पब्लिश हुआ, काफी लेट पब्लिश हुआ, पता नहीं क्यों। देखते इसके बारे में। 2 जून को 12:841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, तथा दूसरी ट्रेन कौन सी 12:864 सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, यानी 3 ट्रेनें आपस में टकराई। देखिए ये सारी चीजें आप लोग को पता है, सबने न्यूज में सुना होगा, और ये इतना लेट पब्लिश हुआ कि आप सबको इससे ज्यादा ही पता है जितना हिंदू में पब्लिश हुआ है। अब हम इसको जो देखें, हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम इसको न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। हालांकि बहुत बड़ी दुर्घटना थी, तो इसमें 277 से अधिक लोग जान गए, 900 से अधिक लोग घायल हो गए, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी देश के लेवल पे। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। हालांकि इसके बारे में आप सभी लोग जान ही चुके होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 2 जून को हुई थी, अभी आज 9 जून है, और द हिंदू ने 1 हफ्ते बाद इसको पब्लिश किया है। तो अब हम इसको अपने एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कैसे क्या है। संभावित कार्य इसके क्या क्या बताए जा रहे हैं। तो पहले मोटे तौर पर सिग्नल तथा मार्को रिलेस, ये रिलेज होता है, एक कक्ष होता है, तथा लॉजिक गेट की एक श्रृंखला द्वारा इंटरलॉक कर दिया जाता है, जिससे ट्रेन की पटरियां ऐसी हो जाती है कि 2 ट्रेनें आपस में टकराए नहीं। मैं इसको पीडीएफ में सिखा दूं, उसका टेंशन ना ले। इंटरलॉक कर दिया जाता है जिससे ट्रेन की पटरियां ऐसी हो जाती है कि 2 ट्रेनें आपस में टकराए नहीं, यानी 2 ट्रेनें आपस में टक्कर ना हो, ऐसा कर दिया जाता है इनको। इस मामले में मानवीय हस्तक्षेप द्वारा इस इंटरलॉकिंग की अवहेलना की गई। इसके लिए हमारे पास 2 कारण हैं।
पहला ये सिग्नल मेंटेनर द्वारा किया गया है जिसके पास उपकरणों तक पहुंच थी। दूसरे केस में जिसमें भारतीय रेल विश्वास करता हुआ दिख रहा है, यह जानबूझकर आपराधिक नियत से किया गया कार्य है। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो ट्रेन हादसा हुआ है इसमें दो मुद्दे बन गए हैं, दो तरफा बातें हो रही हैं। पहला यह है कि जो वहां पे मेंटेनर थे सिग्नल के, उनकी गलती, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हो गया। जब दूसरा मुद्दा ये बन गया कि जो भारतीय रेलवे और अन्य लोग मान कर चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट मान कर चल रही है कि ये एक सोचे समझी साजिश थी, सोचे समझे साजिश के तहत किया गया है, इसलिए इसकी जांच की जाए और इसको सीबीआई को सौंप दिया गया है केस को। उड़ीसा ट्रेन हादसा अब तक दो तरफा जांच का मामला है। पहला कौन कर रहा है जांच इसकी, तो रेल सुरक्षा कमिश्नर अपने लेवल पे कर रहे हैं, और दूसरा अब सीबीआई की टीम जांच कर रही है। वो आपराधिक मामले में जांच कर रही है सीबीआई की टीम, केस पे कोई जानबूझकर प्री प्लान तरीके से तो नहीं किया गया है, कोई अपराध तो नहीं शामिल, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, इसके लेवल पे सीबीआई जांच कर रही है। इस विशेष मामले में जनता हक्का बक्का है कि एक सिग्नल मेंटेनर या इस मामले को अंजाम देने वाला अपराधी सिस्टम के साथ मिलकर इस स्तर की तबाही मचा सकता है। यानी अब जाहिर सी बात है कि बिना देखिए जो सिग्नल मेंटेनर थे या जहाँ पे सिग्नल रूम होता है, बताया जाता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा सुरक्षा होती है कि जैसे बैंक लॉकर में आपको पहुंचना हो अपने ही, तो वहाँ पे जैसे सुरक्षा होती है, पहले आपको जाना पड़ेगा, बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो लोग चाबी के लिए आपको अलाउ कराएंगे, साइन कराएंगे, आपके साथ एक आदमी जाएगा अंदर तक, उसके बाद फिर आप वहां से देखेंगे, फिर वो हटेगा आपके लॉकर तक पहुंचा करके। इस तरीके से बताया कि यहाँ पे कड़ी सुरक्षा होती है सिग्नल रूम तक, तो वहां तक कोई पहुंचा कैसे, यही मुद्दा यहाँ पे उठाया जा रहा है। स्टेशन मास्टर तथा मेंटेनर के पास चाबियां होती है, यानी दो ही लोग ऐसे होते हैं जिसके पास चाबी होती है। कौन कौन, तो स्टेशन मास्टर होता है और दूसरा होता है जो सिग्नल मेंटेन करता है, जो सिग्नल देता है ट्रेनों को। इसमें छेड़छाड़ करना या तो मेंटेनर या स्टेशन मास्टर को मिली भगत के कारण संभव है। अब जाहिर सी बात है कि जब इन्हीं दो के पास चाबी, तो अगर इसमें कोई और छेड़छाड़ करना चाहेगा बिना इनकी इजाजत के, बिना इनके कहे, बिना इनसे चाबी लेके कैसे अंदर जा सकता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिमोट उपकरण ऐसे होते हैं जो स्टेशन पर कई जगहों पर फैले होते हैं, जैसे कि उपकरण झोपड़ियों तथा लोकेशन बॉक्सों में, जिसमें कोई अधिकृत व्यक्ति ही पहुंच सकता है। यानी और भी कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनका रिमोट द्वारा प्रयोग किया जाता है, रिमोट सेंसिंग यानी मतलब दूर से प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे रखे होते हैं, स्टेशन पर, कई अन्य जगहों पे भी रखे होते हैं, लोकेशन बॉक्स वगैरह में रखे होते हैं। लेकिन वहां पे भी पहुंचने के लिए कोई वही जा सकता है जिसके पास अथॉरिटी है, जो रेलवे से जुड़ा हुआ व्यक्ति वही जा सकता है, जिसको स्टेशन मास्टर या सिग्नल मेंटेनर अलाउ करते हैं, वही लोग जा सकते हैं यहाँ पे। इस मामले में बताया जा रहा है कि उपकरण ऐसे एक झोपड़ी में था। झोपड़ी से मतलब ये कक्ष यहाँ पे कह सकते हैं आप, जहाँ पे उपकरण रखे जाते हैं, उपकरण कक्ष कह सकते हैं। झोपड़ी झोपड़ी ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको सही कर दूंगा पीडीएफ में। आप उस हालत से कैसे निपटेंगे जहाँ अधिकृत मेंटेनर स्वयं दबाव में होता है कि हजारों लोग की जान उसके एक सिग्नल पर टिकी हुई है। अब जाहिर सी बात है उसका एक सिग्नल गड़बड़ा है, आप देख ही सकते हैं कि हजारों लोग से ज्यादा की जान चली गई। सिस्टम तक पहुंच मजबूत करना, इस तरह के दुस्साहस के खिलाफ चाहे वो अभिरक्षक स्वयं हो या कोई और, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। रिमोट के लिए भी डबल लॉकिंग व्यवस्था स्टेशनों में, इसको लागू करने में उपकरण झोपड़ियों यानी उपकरण कक्ष एक बाधा बनेगी, जिससे ट्रेनें देर होने की संभावना अधिक हो जाएगी। यानी अगर इस तरीके से अगर हम जो उपकरण है उसको सिग्नल, जैसे सिग्नल जहां रूम होता है वहां पे इतनी कड़ी व्यवस्था रखी जाती है, उसी तरीके से अगर हम उपकरण को भी इसी तरीके से कड़ी व्यवस्था में रखेंगे तो फिर दिक्कत ये हो सकती है कि ट्रेनें लेट हो सकती है, क्योंकि वहां पे जाना, फिर उसको मेंटेन करना, उसको देखना, और फिर एक ही व्यक्ति पर्टिकुलर रहता है, तो इस तरीके से वहां पे ट्रेनें लेट होने की संभावना हो जाएंगी। ये आईटी तथा मोबाइल का समय है। आईटी मोबाइल से क्या मतलब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का समय है। तो संभावित रूप से बहुस्तरीय डिजिटल प्राधिकार के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें मेंटेनर के अलावा अन्य किसी भी भौतिक रूप से भूमिका ना हो। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी इंटरनेट का टाइम है, 5G आ गया है, तो अब इसको लेकर के मैनुअली छोड़ करके टेक्नोलॉजी बेस्ड शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिसमें कई स्तर पर काम किया जाए, लेयरिंग बेस पे काम किया जाए, यानी कई स्तर पे इसको लेकर के चला जाए। और इसमें अगर भौतिक रूप से किसी को अलाउ करना भी है तो सिर्फ सिग्नल मेंटेनर को ही अलाउ किया, यानी भौतिक रूप से क्या मतलब, जो प्रत्यक्ष रूप से जाए वहां पे, वो कौन है, सिर्फ सिग्नल मेंटेनर हो और कोई नहीं हो। कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें मेंटेनर शॉर्टकट का प्रयोग किए तथा वह मामला लगभग दुर्घटना के करीब आया। यानी शॉर्टकट वही क्या, शॉर्टकट जो ये अभी वहां पे उपकरण कक्ष में, स्टेशन पर जो उपकरण कक्ष बनाया जाता है वहां पे जो उपकरण रखे हो तो उसका प्रयोग करके सिग्नल रूम में ना जा करके वहां से सिग्नल देने के चक्कर में कई ऐसी घटनाएं हो जो दुर्घटना होते होते बच गई। यहाँ एक और मुद्दा है भारतीय रेल का सुरक्षा रिकॉर्ड तथा उसके आगे की राह, यानी भारतीय रेल के जो सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड रहे हैं वो कैसे रहे हैं, इसके बारे में बात की जा रही। प्रत्येक वर्ष रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतें लगभग 500 से अधिक होती थी, परंतु पिछले 4 सालों में यह 50 या उससे कम बनी हुई है। यानी इससे पहले पिछले 4 साल अगर छोड़ दे तो इससे पहले हर साल लगभग 500 लोग ट्रेन दुर्घटना के कारण मर जाते थे, लेकिन अब ये कितना हो गया, तो 50 हो गई है। यहाँ पे बताया कि इसमें फंड की कमी नहीं, यानी फंड जो है, पैसे की कमी नहीं है इस चीज में सुधार करने के लिए, तब किसकी कमी, इच्छा शक्ति की कमी है। रेलवे में सुरक्षा संबंधी सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए ताकि पटरी का रखरखाव तथा सिग्नल में कोई कमी ना आए। इसको वे फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, आगे की राह। कवच सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित सिग्नल तकनीक से जुड़े अन्य सुरक्षा संबंधी पहलुओं को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता है। कवच सिस्टम के आप लोग को पता है, ये 2 ट्रेनें हैं ऐसे, तो ये कवच सिस्टम क्या करेगा, इन दोनों को टकराने से रोकेगा। अब जब 2 ट्रेनें आसपास आएंगी तो अपने आप दोनों ट्रेनें रुक जाएंगे। ये कवच सिस्टम, ये भारतीय स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, इसको हम लोगों ने खुद अपने से डेवलप किया इसको।
और भारतीय रेल के लिए एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया जाता है, उसमें फंड की कमी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना दिया गया केंद्रीय बजट 2023-24 में, तो रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ पे दुनिया के 5 सबसे बड़े रेल नेटवर्क कौन कौन से हैं? तो पहला अमेरिका, इसकी लंबाई कितनी है इसके देश में? तो 2.5 लाख किलोमीटर, 2,50,000 किलोमीटर इसके क्षेत्र में है। दूसरे नंबर पे चीन, इसका कितना? तो 1 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है। तीसरे पे रूस, इसका कितना? 85,500। भारत चौथे पे, इसका कितना? 65,000। कनाडा पांचवें पे, इसका कितना है? तो 48,000। ये कुछ वन लाइनर टाइप के हैं। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा 7 जून 2023 को उड़ीसा के तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि पहला किसके बीच? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ओमान की खाड़ी में किया गया। तो ये भी याद रखें कहाँ किया गया और किसके किसके बीच किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री जी किशन रेड्डी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया? तो जम्मू में किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, ये जो है यूनिवर्सिटी है लॉ की, कहाँ पे? हैदराबाद में, किस सहयोग से? नई दिल्ली में दिवाला और दिवालियापन कानून में एक नया पाठ्यक्रम LLM लॉन्च किया। CSIR IIIM जम्मू, ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का भांग अनुसंधान योजना। अब ये भांग पे रिसर्च किया जाएगा, क्योंकि इसका दवाओं के स्तर पे बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है। सॉरी, भारत में अपनी तरह का पहला है जिसमें न्यूरोपैथी, कौन कौन से? तो न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के निर्यात गुणवत्ता वाली दवा का उत्पादन करने की बड़ी क्षमता है।